क्या के अन्नामलाई के जाने से दक्षिण भारत में भाजपा का किला पूरी तरह ढह जाएगा? क्या तमिलनाडु समेत पूरे साउथ में अब बीजेपी का रास्ता हमेशा के लिए खराब हो गया है? यह सवाल इस समय देश के सियासी गलियारों में सबसे बड़ा है। बताते हैं विस्तार से कि क्या होगा अब। नमस्कार, मैं अनुराग पांडे और स्वागत करते हैं आप सभी का भारत एक्सप्रेस में। दरअसल पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई तमिलनाडु बीजेपी के लिए किसी रॉकस्टार से कम नहीं थे। उनकी आक्रामक शैली ने पार्टी को एक नई उम्मीद तक दी थी, लेकिन जून 2026 में अचानक आए उनके इस्तीफे ने दक्षिण में बीजेपी के पूरे खेल को बिगाड़ कर रख दिया और पार्टी की रणनीति पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। जी हां, तमिलनाडु में बीजेपी का इतिहास क्या रहा है आपको बता दें कि कभी शून्य, कभी एकाध सीट। तमिलनाडु की धरती पर पैर पसारना भाजपा के लिए हमेशा से एक टेढ़ी खीर रही है। 1960 के दशक से मौजूद होने के बावजूद पार्टी को असली सफलता 1990 के दशक के अंत में मिली थी। जी हां, इसके अलावा अगर मैं लोकसभा का हाल बताऊं तो सन 1998 में एआईएडीएमके के साथ गठबंधन कर बीजेपी ने 3 और 1999 में 4 सीटें जीती थी, जो इसका अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसके बाद ग्राफ लगातार गिरता गया और 2014 की मोदी लहर में भी पार्टी यहां सिर्फ 2% वोटों पर ही सिमट कर रह गई। मार्च 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया। जी हां, और अब बात करूं अगर मैं विधानसभा का, तो 2016 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 234 सीटों पर चुनाव लड़ा और एक भी सीट जीत नहीं पाई। जी हां, 2021 में महज 4 सीटें मिली और वोट शेयर सिर्फ 2.84% ही रहा। यह आंकड़े बताते हैं कि जमीनी पकड़ भाजपा की कितनी कमजोर है। बाकी दक्षिण भारत में क्या है बीजेपी की स्थिति, इसमें बात करें तो मैं आपको बताऊं, केरल, यहां राजनीति हमेशा कांग्रेस, यूडीएफ और वाम दलों यानी कि एलडीएफ के बीच ही रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभिनेता सुरेश गोपी ने त्रिशूल से जीतकर इतिहास जरूर रचा, लेकिन यह उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता थी, संगठन की ताकत नहीं थी। यहां की 45% मुस्लिम और ईसाई आबादी के बीच बिल्कुल भी हिंदुत्व का कार्ड नहीं चल पाता। और बात करें कर्नाटक की, तो यह दक्षिण का इकलौता राज्य है जहां बीजेपी ने लिंगायत समुदाय और मजबूत संगठन के दम पर कई बार सरकार बनाई है, लेकिन 2023 में उसे करारी हार मिली और येदियुरप्पा के संन्यास के बाद से यहां भी बड़े चेहरों का संकट खड़ा हो गया। अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां की राजनीति हमेशा टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के इर्द गिर्द ही घूमती रही। 2024 में बीजेपी की चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना के साथ गठबंधन करके 3 लोकसभा सीटें जीती, लेकिन पार्टी का अपना स्वतंत्र जनाधार बेहद कमजोर रहा। तेलंगाना, यहां बीजेपी ने सबसे तेज बढ़त दिखाई है। जी हां, 2020 के हैदराबाद नगर निगम चुनाव में 48 सीटें और 2023 के विधानसभा चुनाव में 8 सीटें जीतकर पार्टी ने अपना वोट शेयर 14% कर लिया। फिर भी ग्रामीण इलाकों की बात करें तो इसकी पहुंच सीमित है और केसीआर या रेवंत रेड्डी को टक्कर देने वाले चेहरे की कमी ही दिखाई दी है। इसके बाद दक्षिण में हिंदुत्व की राह इतनी पथरीली क्यों है, सबसे बड़ा सवाल ये भी है। तमिलनाडु और पूरे दक्षिण भारत में हिंदुत्व के सामने सबसे बड़ी दीवार है द्रविड़ आंदोलन और स्थानीय अस्मिता की है। पेरियार के आत्मसम्मान आंदोलन ने तमिल पहचान को हिंदू पहचान से अलग कर दिया था। यहाँ का आम मतदाता मंदिर तो जाता है, लेकिन उत्तर भारत के हिंदू हिंदुस्तान वाले मॉडल को संदेह से देखता है। इसके अलावा भाषा का विवाद, मजबूत क्षेत्रीय दल यानी कि डीएमके, एआईएडीएमके, वाम दल और सामाजिक न्याय के आंदोलन बीजेपी की राह में बड़े रोड़े बने हैं। अन्नामलाई के बाद अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि भाजपा का भविष्य क्या होने वाला है साउथ में। आपको बता दूं कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अन्नामलाई के इस्तीफे से तमिलनाडु बीजेपी फिलहाल बिना चेहरे की हो गई है। हालांकि डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन और एच राजा जैसे नामों की चर्चा है, लेकिन अन्नामलाई जैसा पैन तमिल युवा चेहरा फिलहाल किसी के पास नहीं। एक्सपर्ट्स के अनुसार दक्षिण में बीजेपी का सफर पूरी तरह पंचर नहीं हुआ है, लेकिन अब उसे उत्तर भारतीय आक्रामक मॉडल को छोड़कर स्थानीय मंदिर, संस्कृति, संत परंपराओं और विकास के मुद्दों को अपनाना होगा। अगर पार्टी ने दक्षिण को भी उत्तर भारत की तर्ज पर ही जीतने की जिद जारी रखी तो अन्नामलाई का जाना सिर्फ एक शुरुआत हो सकता है। इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।